भाई साहब, 47 साल के इस सफ़र में भारतीय जनता पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य पा ली है कि अभी कुछ पाना चाहती है? सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, जो आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। और आपने कहा कि 47 वर्षों की एक भारत जैसे विविध लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल की यात्रा 47 वर्षों की राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये उससे भी पुरानी राजनीतिक यात्रा है। पार्टी के तौर पे राजनीतिक यात्रा पार्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व क्रम जो आ रहा है वो जनसंघ से आ रहा है, और भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में। पर भाई साहब, पार्टी के लोग तो 47वां मना रहे हैं, तो हम भी तो वही पूछेंगे ना। हाँ, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा था, तो मैं जनसंघ से शुरू करना चाहूँगा। किस प्रकार से जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस दौर में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरे देश में विकास हो चुका था, फलित हो चुकी थी, और उस समय के तब के अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हो सकता है आपकी स्वीकृति ना हो सकता है मेरी भी स्वीकृति ना हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में अस्वीकृति होते हुए भी अपनी बातों में स्वीकृति देना ही लोकतंत्र की पहचान होती है। पंडित नेहरू की बात कर रहा हूँ। जवाहर जी ने उस समय जब कांग्रेस का नेतृत्व किया तो ऐसा लगता था कि जनसंघ जैसी पार्टी कोई बहुत ही दूर सुदूर की पार्टी है, वैचारिकी के तौर पे। और संगठन की ये हालत थी कि मुझे याद है, मेरे घर में मेरी दादी कह रही थी कि उस जमाने में कोई जनसंघी आ जाते तो लोग कहते थे कि इन्हें कौन वोट देगा, ये क्या ही खड़े होंगे कांग्रेस के सामने। उस समय कृत संकल्प होकर के बंगाल का एक नवयुवक, जो कोई भी नौकरी कर सकता था, और वो इस घराने से आते थे कि सिविल सर्विसेज में लोग जाते थे। बंगाल पुनर्जागरण, अच्छा बंगाल में चुनाव हो रहा है, अब हम लोग चुनावी मतलब चर्चा कर रहे हैं, वो आज खैर उसकी कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन उस धरती से, भले ही वहाँ अभी तक पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनी हो, लेकिन वैसे माहौल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की यात्रा का शुरुआत किया, और विचारधारा के तौर पे उन्होंने तब के नेहरू गवर्नमेंट पे इस बात पे इस्तीफा दिया कि कश्मीर मामले पे आपसे मेरा मतभेद है, और कश्मीर में हम एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चाहते हैं, दो झंडे के तहत शपथ नहीं लेंगे। और आपका पहला उत्तर मैं इसी से देना चाहूँगा कि आज मेरे बहुत सारे मूल्यों पे, विचारधारा के तौर पे मतभेद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मुझे इस बात की पूर्ण खुशी है, और एक राष्ट्रवादी छोटी हैसियत रखने वाले युवक के नाते, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद से मेरा नाता रहा है, मुझे खुशी होती है कि आज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 2019 में जब दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो एक झटके में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान लागू कर दिया उसी कश्मीर की धरती पर, जहां अलगाववाद की लहर हुआ करती थी, जहां पे राष्ट्रवाद की जगह आतंकवाद की नीति चला करती थी। ये सापेक्ष रूप से मीडिया में मौजूद है, जहां गिलानी जैसे लोग स्टेक होल्डर हुआ करते थे कि पाकिस्तान से बात करिए, वहां पे गृह मंत्री जी ने कहा कि बात होगी तो देश के भीतर में होगी, टेबल पे होगी, और नई दिल्ली के अंदर संसद में अपनी बात रखिए, न्यायालय में रखिए, हम किसी तीसरे पक्ष से बात नहीं करने जाएंगे जो अलगाववाद के झंडे लहराते हो। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो पूरे देश को एक सूत्र में सरदार पटेल जी की विचारधारा है, वो फलित होती है। तो मुझे इस बात की पूर्ण खुशी होती है। 370 मतलब आज़ादी के इतने दिनों बाद उसको निष्क्रिय करना, और आप जान लीजिए कि जब वो निष्क्रिय हुआ तो इसी देश में बहुत सारे लोग न्यायालय गए, और आज भी कई लोग गाए बगाए कहते रहते हैं कि 370 वापस आ जाएगा। क्यों भाई? जिस कश्मीर में हमारे देश के आज भी आप देख रहे हैं वैश्विक स्तर पे बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं,
लेकिन शांति काल होते हुए भी बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी जन हैं, तथाकथित लोग, लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग हैं, वामपंथी कांग्रेस के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी धड़े में नहीं है, वो भी कहते हैं कि हमारे समझौते होने चाहिए पाकिस्तान से। क्या समझौता और बम विस्फोट एक साथ हो सकता है? क्या जहरीली विचारधारा जो हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से हमारे युवाओं को, ये बुरहान वानी कौन है? बुरहान वानी कौन है? क्या हम उनसे प्रेरणा लेंगे? जब ऐसे लोगों को हम न्यूट्रलाइज होते देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम सही विचारधारा पे हैं, सही राष्ट्रवाद की विचारधारा पे हैं। इसमें मुझे ठीक ठाक संतुष्टि होती है कि आज 370 हट गया है, मुख्य धारा में कश्मीर लौट रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, आज वहाँ पर टूरिज्म की क्षेत्र हो, कितने लोग वहाँ जाने लगे हैं कश्मीर में। लेकिन कुछ दिन से फिर डर का माहौल बना हुआ था वहाँ पे, जब से 16 लोगों की हत्या हुई थी लोगों के बीच। जब कहीं भी अच्छा माहौल बनाया जाएगा, जब कहीं भी लोगों को फिर से जब भय के माहौल से निकाला जाएगा, और खासकर जब सरकार, मैंने कहा कि उस पक्ष को पक्ष मानती ही नहीं है जो सच में नरभक्षी है। भाई आप मेरे घर में आ जाइए, मैंने कहा कि चलिए आप यहाँ रहिए, फिर आप जब एक हैं तो प्रणाम करेंगे, दो हैं तो मेरे सामने बैठेंगे, तीन हैं धीरे धीरे मुझ पे हावी हो जाएंगे, और 3 से 350 हो गए तो आप हमें बस्तियों से उजाड़ देंगे। इस प्रकार की कश्मीर में, और इसे सहयोग करती थी तब की वर्तमान सरकारें, मैं क्यों कांग्रेस नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने भी उस समय की सरकारें थी। और मैं राजनीति में आदमी नहीं हूँ, मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन एक राष्ट्रवादी विचारधारा या देश के प्रति विचार रखने वाला युवक के तौर पे मैं अपने आपसे विचार रख रहा हूँ कि क्यों आप ऐसी चीज़ों के लिए जो है सहयोग करते थे। क्या जरूरत है हमें उस देश में 370 रखने की? क्या जरूरत है 2-2 संविधान लागू हो? क्या जरूरत है कि वहाँ पे जो कानून देश में लागू हो वो वहाँ की विधानसभा तय करे? आपने पहले कहा कि ये कुछ समय तक रहेगा, आज़ादी के समय, मतलब इतने साल लगे, 70 साल। उस चीज़ को जड़ से उखाड़ करके ख़त्म करने के लिए जो हमारे सरकार ने करके दिखाया है, हमें लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रथम लक्ष्य को पूरा किया। दूसरा लक्ष्य पे मैं आता हूँ। मूलतः भारतीय जनता पार्टी आज के परिदृश्य में, और उस समय जब कांग्रेस पार्टी इस देश के ज़्यादातर राज्यों में पूर्ण बहुमत से हुआ करती थी, तब इस विचार को लेकर के चलना कि काउबेल्ट एक शब्द चला जाता था, ये शब्दावली चलती थी। और अटल जी के एक राजनीतिक विज्ञान के अभ्यर्थी के रूप में जब वीडियो वगैरह देखता हूँ उनका यूट्यूब पे, और चूंकि मुझे राजनीति में हमेशा से रुचि रही, हमेशा से घर में भी कुछ ऐसे माहौल था, चर्चा थी, तो काउबेल्ट जो शब्द था तो मुझे समझ में नहीं आता था। फिर अब समझ में आता है इतनी एज होने के बाद कि कांग्रेस और उसका जो इकोसिस्टम था वो काउबेल्ट कह के चिढ़ाया करती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को स्वीकृति ही ना मिले बहुत सारे लोगों में। और आप ताजुब मानेंगे कि गांव तो छोड़िए, आज शहर के सबसे ज़्यादा लोग, शहरी पार्टी कही जाती है, जिस पार्टी को काउबेल्ट कहा जाता था, वहाँ वो आज भोपाल हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, यहाँ सब पे आज काबिज है अपनी विचारधारा के स्तर पे। और आप देखेंगे ये कैसे हुआ है। राम मंदिर आंदोलन चल रहा था देश में, मंडल से कमंडल की राजनीति, अब कंट्रोवर्सी हो जाएगी इन सब बातों पे। आप देख रहे हैं कि यूजीसी आ गया है, लेकिन कास्ट सेंसस के साथ इसका समन्वय बैठाना, आपने विचारधारा की बात की, मैं तो कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सामंजस्य बैठाया हुआ है मंडल से कमंडल का, यही बहुत बड़ी बात है। वरना भारतीय जनता पार्टी की, अटल जी की सरकार को इसी वजह से बहुमत नहीं मिलता था, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन, भ्रम फैलाया गया कि ये वो पार्टी है जो केवल और केवल जो है हिंदुत्व की बात करती है, और हिंदुत्व में भी आरोपित कर दिया जाता था कि ये बहुत बैकवर्ड की बात करते हैं। लेकिन आज आप देखिए, राम मंदिर आंदोलन से चली हुई पार्टी, जिसे कभी संसद में हंस करके उड़ा दिया जाता था, 2 फिर 77, फिर आज देख लीजिए तीसरी बार सरकार बनाया गया है। राम मंदिर आंदोलन में जितने भी लोग शामिल थे वो आज देख लीजिए कि पार्टी में सब बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग आज इस बात को देख करके खुश भी हो रहे हैं, साधु संत महात्मा पूरी दुनिया के लोग, कि राम मंदिर भी बन रहा है।
और उससे जुड़ी जितने भी आस्था के केंद्र हैं पूरी दुनिया में, उनमें एक वैचारिकी भी है कि हम कैसे इस चीज को सरकार के माध्यम से सरोकार के रूप में फलित कर सकते हैं। आप क्या राम मंदिर में इतना सारा जो आज टूरिज्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश का कितना विकास हो रहा है, और यहाँ की भी जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, उसको किस तरीके से अयोध्या को मॉडल टाउन के रूप में विकसित कर रही है। आप देखिए वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे आज यौगिक विश्वविद्यालय बन रहा है, आज वहाँ अयोध्या एक समझ लीजिए अपने आप में विकास का केंद्र बन के उभरा है। और जनता को इन सब चीज़ों को समझना भी चाहिए। समझ रही है लोग, पॉलिटिक्स यहाँ की बहुत मैच्योर्ड है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत चीज़ों को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। और इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा कि विचारधारा की बात आपने की है, 370 के बाद राम मंदिर आंदोलन के, मुझे अभी 2022 के चुनाव में एक लोग मिले, कहे मुझसे कहने लगे, मेरे मामा पक्ष के थे, मैं गाँव गया हुआ था, किसी शादी थी परिवार में, वो कहने लगे कि ये तो झूठी पार्टी है, ये तो किसी भी स्तर पे मतलब फैसला आने के बाद भी कह रहे थे कि मंदिर बनाएगी ही नहीं। मैंने कहा यार, पुल्ले शिलान्यास ऐसे ही कर दिया गया। मुझसे लोग बहस किया करते थे कि डेट पे डेट बढ़ाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, बुरी तरीके से बहस करते थे। आज मंदिर बन गया है, किस मुंह से लोग कहते हैं यार, उन्हें शर्म नहीं आती है। मेरे सामने के लोग हैं, मेरे उम्र के लोग हैं, वो उनसे मेरी बहस हुआ करती थी जब मैं विद्यार्थी परिषद में हुआ करता था कॉलेज में, कहते थे कि महा झूठी पार्टी है, राम मंदिर आंदोलन से लोगों को मरवा दिया, गोली खिला दिया और सत्ता में आ गए। आज यार मंदिर आराम से बन गया, उसके बाद अब मैं मेरे मुंह से निकल जाएगा ये आपकी गद्दारी नहीं है कि आज अब मंदिर बन गई उसके बाद आप उसके, ठीक है आप उस चीज को वोट मत दीजिए, मैं उस तरीके का आदमी हूं भी नहीं, लेकिन आप में अगर शून्य बोध है, आत्मबोध है, तो आप आत्ममुक्ता परिचय मत दीजिए कि मैं ही सही हूं और आज पलट के ये कहिए कि मंदिर से क्या होता है, मंदिर से क्या मिल जा रहा है। पहले आप अपनी गलती को स्वीकार करिए। मैं अपनी गलती को स्वीकार, मेरे पिताजी दादाजी ने एक चीज सिखाया, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। यार मैंने कहा है अगर किसी चीज को वो हो गया तो कहिए कि आप पहले अपनी वैचारिक रूप से हार गए हैं। मंदिर वहां बन चुका है, वहां भगवान लहरा रहा है, और उस मंदिर से ऐसा नहीं है मैंने कहा कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड मंदिर है, उससे एयरपोर्ट बना है, उससे मल्टी मॉडल रूप से ट्रांसपोर्ट का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या क्या था यार, मैं पड़ोस की बस्ती जिले के रहने वाला हूँ, और क्या हो गया है। लेकिन अगर आप अपनी विवेक और दृष्टि को शुतुरमुर्ग की तरह घुसेड़ के रखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे चीजें जो आज वहाँ हो रहा है। कितना बढ़िया मॉडल था, और पूरी दुनिया में, मैं कल केरल के चुनाव में देख रहा था, लोग योगी आदित्यनाथ जी के डेवलपमेंट की तारीफ कर रहे थे, और वो लेफ्ट के लोग थे। मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है, एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर जाके वहां पे पूछ रहा था कि अदर देन कांग्रेस या लेफ्ट आप किसको जानते हैं, तो उन्होंने बोला योगी जी को। बोला क्यों? बोला अयोध्या में ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं, मतलब उसने बोला कि सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हैं। बोला रीजन अयोध्या ये जोड़ते हुए उसने कहा, बाद में आलोचना करने लगा। लेकिन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है। तो विचारधारा के तौर पर मुझे उस बात की बहुत संतुष्टि है। मैं नजर नहीं मिला पाता था, लोग कह देते थे कि डेट पे डेट बढ़ाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, बन गया मंदिर। तीसरी चीज, आज के डेट में इतने सारे केसेस आते हैं न्यायालय के, ऐसे समय में गृह मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नक्सलवाद पे, किस प्रकार से आप न्यायिक रूप से जो ये नए कानून आए हैं न्याय संहिता की, इस पे मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को आज आप कह सकते हैं कि ये चीजें अभी लागू नहीं हुई है, क्योंकि मैंने पहले 370 आज दिख रहा है कश्मीर में, राम मंदिर बन गया दिख रहा है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया, कश्मीर में 70 हटने से 370 चीजें दिख रही। लेकिन ये हमारी आपकी चीजें हैं कि हम किस तरीके से थाने से लेकर के डीएम एसडीएम या न्यायालय तक जाते हैं। लेकिन जो ये न्यायिक बदलाव हो रही है, जो न्यायिक चर्निंग हो रही है, उसमें हम एक सिटीजन के रूप में, हम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। भाई साहब, आप तो न्यायिक व्यक्ति हैं, आपने कानून की पढ़ाई की है, मैं तो सामान्य स्नातक हूँ, लेकिन यार हम क्या सरकार के बनाए हुए अगर कोई कानून आता है न्यायिक संहिता, तो उसे पढ़ करके आप कल मान लीजिए सरकारी वकील बनते हैं या अपनी वकालत करते हैं,
मैं मान लीजिए कहीं भी बैठता हूँ शासन में या सामान्य व्यक्ति के रूप में, अगर हम उस संहिता को लागू करते हैं एज ए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तो कोई भी बनेगा कल, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है अमली जामा पहनाने के लिए, वो बहुत अच्छा काम, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने का कानून हम देख रहे थे, राष्ट्रद्रोह पे हमारे यहाँ कानून चल रहा था और लेफ्ट के इकोसिस्टम के लोग ऐसी सरकारों में शामिल रहे जो आज कहते हैं कि हम पे राष्ट्रद्रोह लगाया गया। आज वो हट गया है। कितना पुराना कानून गृह मंत्री ने हटाया सदन में, न्यायालय के माध्यम से। तो अगर ऐसी चीज़ें हम नहीं विवेकवान होकर समझेंगे, उसे नहीं समाज में अंगीकृत करेंगे और उसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, तो फिर हम समझ लीजिए कि हमने एक कुंठा पाल लिया है कि हम जो भी सरकार कर रही है उसी विरोध करते रहें। मुझे तो एज ए व्यक्तिगत रूप से बहुत संतुष्टि होती है कि ऐसी चीज़ें कर रही है। और आखिरी में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज 3 तरीके की पॉलिसी होती है, कल ही मैं पढ़ रहा था, एक ऑफेंसिव पॉलिसी, डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी और थर्ड होती है डिफेंसिव पॉलिसी, एक राष्ट्र के तौर पे। अभी एक फिल्म आई है, अब आप हंस रहे हैं, किसके ऊपर फिल्म है? पाकिस्तान के ऊपर फिल्म है। पाकिस्तान क्या करता है हमारे साथ? बम धमाके करता है, आतंकवाद फैलाता है। आप अगर ऐसी फिल्मों से ये कहें कि वो प्रोपोगंडा है, तो आप बताइए कि आप देश के साथ खड़े हैं कि ऐसे देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हैं? नहीं, सही बताइए कि आप देश विरोधी लोग हैं। भाई आप अगर किसी, मान लीजिए किसी प्रेम साहित्य पे फिल्म बनता है, तो आप उसे कल्पना कह सकते हैं, लेकिन उसे ऑस्कर मिल सकता है, उसे नेशनल पुरस्कार मिल सकता है और कह सकते हैं कि यार गजब का उसमें। यार आप घटने वाली जो शहादत है इस देश की और जो अननोन मैन है उस पर फिल्म बनती है, उस पर आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो मुझे एज ए व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट रूप से मेरी भी इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 से कि मुझे आपकी विचारधारा पे, आपकी सोच पे क्वेश्चन मार्क है। यार घर में 4-5 फौजी हैं, तो मैं ऐसी चीज़ों को भैया मान के चलता हूँ कि सरकार की सही नीति है, सही दिशा है इस मामले में। और अगर हमें इस प्रकार से अराजक चीज़ों को लेकर के चलना है तो सरकार में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं और ऐसे लोग हावी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, घर के यानी श्री डोवाल साहब ने भाषण में अक्सर कहा है कि हम जब जब पराभव, जब जब हारे हैं, अपनों से हारे हैं, विदेशियों से नहीं हारे हैं। घर का भी दिल लंका ढाए। अभी भी लखनऊ में 4-5 पकड़े गए हैं हाँ, आतंकी। अब देख लीजिए, 5 लोग पकड़े गए हैं, 4 भाग में तैयारी थी। किस तरीके के लोग हैं यार? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? तो भाई यहीं अपन लखनऊ के आसपास के जिले के थे। सिमी के लोग इस देश में यूनिवर्सिटीज में हुआ करते थे, बटला हाउस करा करते थे। अब मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा उस चीज़ में, उस पर फिल्म नहीं बनती है। आप उसको बना दीजिए। और आज दाऊद इब्राहिम इस देश का सबसे बड़ा नरसंहार अपराधी, और उसे कैसे सूट बूट के साथ दिखाया जाता था। पहली बार किसी अपराधी को निकृष्टता से दिखाया गया, इसलिए आदित्य दर सम्मान के प्रतीक है। इसलिए बॉलीवुड वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। साउथ वाले तारीफ कर रहे हैं पर बॉलीवुड वाले तारीफ नहीं कर रहे हैं। भाई कोई नायक अगर फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग करे और उसकी रियल लाइफ की नायिका पत्नी लेफ्ट इकोसिस्टम के साथ आप खड़ी होती हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन छोड़िए, व्यक्तिगत हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और फिल्म की तारीफ करती है तो एक लाइन लिख देती तो अच्छा लगता। 1000+ हो गई है भारत में कमाई, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा रणवीर सिंह की धर्मपत्नी जी ने इस बात को लेकर के। मतलब बहुत सारे फिल्म जगत के, मैं फिल्म जगत का विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसी चीज, लेकिन जानकारी सब रखते हैं। आलोचक रखना पड़ता है भाई साहब। आलोचक भी नहीं होना चाहिए आपको ऐसे, क्योंकि अटल जी की पंक्तियों से मैं कहूँगा कि राष्ट्र हित में अगर आप थोड़ी भी अपनी तिनका भी योगदान दें, वरना हमारे यहाँ तो विपक्षी, उन्होंने कहा था, जनेवा गए थे पक्ष रखने के लिए, और भारत का पक्ष जैसा उन्होंने रखा आज भी इतिहास पढ़ा हुआ है। और अगर आप राष्ट्र विरोध में आते आते विपक्ष के रूप में खड़े हो जाते हैं, तो ये यहाँ का नहीं, ये पाकिस्तान की विचारधारा है कि आप खुद की
विचारधारा को फैलाने के लिए देश की विचारधारा का विरोध करें। ऐसे लोगों को हमें समझना चाहिए। ये डोवाल साहब भी कहते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत लंबा हो गया। और हमें ऐसे सतर्क रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब तक इन सभी तीनों चीज़ों को, जो मूल रूप से यहाँ के, आप भी कहते, बहुत सारी चीज़ें अभी बदलनी चाहिए, तो हमारे हिसाब से वैचारिकी के रूप में ठीक कर रही है। बहुत सारी चीज़ों पर मेरा मतभेद भी है, लेकिन उसकी बात कभी और करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। नमस्कार। बहुत अच्छा विचार रखा आपने। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। इस पे भी विवाद नहीं होना चाहिए। ये